अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और मैं हूं मदीहा मसूद। मेरे साथ है रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन साहब भी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी असेंबली इजलास के धुआंधार इजलास की और नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलते ही कल तक खलाई मखलूक का नारा लगाने वाले शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत में बेहतरी का सारा क्रेडिट सिपा सालार को दे दिया है। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम ठेके को डाका करार देते हुए हाउस कमेटी बनाने का भी मुतालबा किया है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी असेंबली फ्लोर पर इदारों से ना डरने की बातें दोहराते रहे। आसिफ अली जरदारी का इदारों को धमकाने का आखिर मकसद क्या है? क्या आसिफ अली जरदारी जारहाना रवैये की वजह से एहतसाब से बच निकलेंगे? जबकि वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने मुस्लिम लीग नून दौर का एक और स्कैंडल असेंबली फ्लोर पर बेनकाब कर दिया है। आज असेंबली में क्या कार्रवाई हुई, रऊफ क्लासरा साहब ऐवान में मौजूद थे, उन्हीं से सारा अहवाल जानेंगे। फिर आगे बढ़कर हम बात करेंगे चीफ जस्टिस के हुक्म पर बनाई गई पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। कानून शहादत 1984 को तब्दील करके साइंसी बुनियादों पर बनाने की सिफारिश समेत पुलिस में कौन सी अहम इस्लाहात की सिफारिशात की गई हैं? पुलिस को गैर सियासी और दबाव से आजाद मेरिट पर काम करने के लिए क्या क्या सहूलियात की फराहमी की बात की गई है? पुलिस रिफॉर्म सिफारिशात के तमाम पहलुओं पर भी तफसील से बात करेंगे। इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में 890 मेडिकल स्टोर्स को चेक करने के लिए सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर ताजुनात है, इसकी भी तफसील आपसे शेयर की जाएगी। तो क्लासरा साहब, आज आप मौजूद थे इजलास की कार्यवाही में, फिर क्या क्या बातें होती रही, क्या डिस्कशन हुई? आज बड़ा मेरा तो ये ख्याल था कि शायद क्योंकि यहाँ पे उनको मिला है एक उनको नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो वही जो मेरी तवक्कुआत थी, जिस वजह से मैं स्पेशली आज गया पार्लियामेंट में। सेशन वैसे भी जाते रहते हैं, लेकिन आज ज़्यादा मैं शौक से गया कि देखना चाह रहा था कि कितनी स्पिरिट है उनके अंदर, PML नवाज़ के अंदर, कि एक उनके अंदर हौसला आया है, एक नई उनमें जुर्रत आई है। ऐसे आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, तो आज मेरा ख्याल स्पेशली, हालांकि बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था आसिफ अली जरदारी साहब से बातचीत भी, वो उनकी देखें वो बड़ी टूटी फूटी, जुमले भी बिखरे बिखरे उधर उधर। तो वो जो कहते हैं ना, आतिश जब ये जवान था, हमने तो देखी हुई आसिफ अली जरदारी साहब की जवानी, उस वक्त तो संभाले नहीं जा सकते। वक्त भी बड़ी वैसे जालिम चीज़ है कि आज जो अपनी उम्र बता रहे थे कि मैं 64 साल का हो गया हूँ, तो वक्त से बड़ी कोई जालिम चीज़ नहीं है वो जो आज मैंने देखी कि आसिफ अली जरदारी की जो गन घरेज होती थी, जो स्टाइल होता था, जो उनका आप कह मजाक करने का, थ्रेट करने का, लोगों को उनको प्रवोक करने का, तो वो नज़र नहीं आता था। और इसलिए आज आपने देखा होगा कि उन्होंने कोशिश की थोड़ी सी कि उसमें कोई ड्रामा डालने की, कोई ज़रा थोड़ी सी कॉमेडी डालने की, ज़रा जुगते मारने की, रिलैक्स मूड में उन्होंने नज़र आने की कोशिश की है। और दोनों ने, शहबाज शरीफ ने भी और उन्होंने भी, आसिफ अली जरदारी ने, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये पाकिस्तान का जो ये उन्होंने कन्फर्मेशन की है बेल की, मरीम नवाज साहिबा की और इनकी नवाज शरीफ कैप्टन सफदर, उसका बड़ा एक इम्पैक्ट मुझे तो नज़र आया है कि उनके मोरल बूस्टिंग, उनका स्टाइल, उनका लहजा। और शहबाज शरीफ साहब ने भी, मैं तो हैरान हुआ उनके मुंह से बहुत सारी बातें सुन के। वो कहते हैं ना, आमिर साहब का बड़ा मशहूर बाज़ दफ़ा ये कहते रहते, लुक हु इज सेइंग। और ऐसी वैसे इनको ना बाज़ मेरा दिल चाहता है कि इनको जाके यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेसर होते हैं, सियासतदान ना होते। बाज़ लोगों की गुफ्तगू आप सुने, अब उन कमर जमा कहरा साहब के साथ बैठे हैं तो ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे, तो दिल चाहते है इस बंदे को सियासत में गांध की बजाय ना किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए था। एहसन इकबाल साहब तो वैसे अपने आप को प्रोफेसर लिखवाते हैं। आज की लिस्ट में ना शहबाज शरीफ साहब को भी ऐड कर लें, जितना उन्होंने एक खूबसूरत लेक्चर दिया ट्रांसपेरेंसी पे और उन्हें पेपरा रूल्स पे, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया कि जनाब कि जब आप हुकूमत में हूँ तो फिर आपको कारोबार नहीं करने चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल प्योर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है ना, अपने क्लासरूम के लिए ट्रांसपेरेंसी पे जिसने लेक्चर देना है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनकी आपने कैसे उनको ट्रांसपेरेंट करना है। बड़ा खूबसूरत लेक्चर था, बड़ा बेहतरीन, जो हम सब ने उनको आके एंजॉय किया। इन पे जो सबसे एक उनकी स्ट्रेटजी थी, वो तो उसमें थोड़ी सी बात करते हैं कि उनकी, वो आपने सुन ही ली होगी कि उनके दरमियान क्या क्या बातें हो रही थी, वो तो करते हैं। दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज यकदम खलाई मखलूक से हमारे जनरल बाजवा साहब हों या उनकी आर्मी हो, हमारी पाकिस्तान की आर्मी हो, आज उसकी उन्होंने स्टेटस वो दोबारा रिस्टोर कर दे जनाब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहाली होते ही, अब उनकी बहाली से मुराद ज़मानत कन्फर्म होते ही आज पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ठीक हो गई है सर। आज खलाई मखलूक भी अच्छी हो गई है सर। अब उनको सिपा सलार का दर्जा दिया गया, आर्मी चीफ भी नहीं। हमारे आर्मी चीफ होते हैं, खुश होते हैं कि उन्हें सिपा सलार कहा जाए, क्योंकि इस्लामिक एक उसमें आता है ना, थोड़ा सा एक उसमें एलिमेंट आ जाता है इस्लामिक सिपा सलार फौज का, कि वहाँ से ज़्यादा ड्राइव किया जाता है। तो आर्मी चीफ की शायद वो बात नहीं बनती, उन्होंने उनको सिपा सलार भी डिक्लेयर किया। और दोनों ने यहाँ भी उन्होंने डिक्लेयर किया कि जनाब कि जितनी भी इमदाद आपको मिल रही है
वो हमारे पाकिस्तान के सिपहसालार की वजह से इमरान मिल रही है। खान का क्रेडिट नहीं है, ये जो सऊदी अरेबिया से, चाइना से, यूएई से जो इमदाद आ रही है, इसका क्रेडिट सिपहसालार का है। सिपहसालार को मिलता है। ऐसे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यही बात की। अब थोड़ा सा मैं इनसे पूछा जा सकता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम जो पार्लियामेंट है या प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ दोनों ने मिल के डाउन प्ले किया इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या पार्लियामेंट की। इन्होंने क्रेडिट वहां देने की कोशिश की क्योंकि इनको यहां पता है कि कुछ हमें कुछ मिल सकता है वहां से, क्योंकि आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे सीक्रेट मुलाकातें करने के इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। अब इनको इंपॉर्टेंस का पता है कि ये आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट को इसका आके क्रेडिट देने की बजाय या इमरान खान को क्रेडिट देने की बजाय दोनों ने उन्होंने पग उधर रख दिए, वहां पे उनके सर पे रख दिए, सिपहसालार के सर पे रख दिए कि जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे जो है ना वो सिपहसालार ही कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट को इसकी औकात है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की औकात है। सो आज उन्होंने एक जो हमें बताते रहते थे कि नहीं कि ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है ना इसको बड़ा होना चाहिए, तो आज जब उनको ज़रूरत पड़ी है जरदारी साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने खुद ही ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसको नीचे कर दिया। एक तो ये, और दूसरा जब आज वो बता रहे थे शहबाज शरीफ साहब ट्रांसपेरेंसी पर लेक्चर दे रहे थे पेपरा रूल्स, ये पेपरा रूल जब जनरल कियानी के ये भाई कामरान कियानी के अकाउंट में, ये फवाद हसन फवाद के उसकी बीवी के अकाउंट में, उसके अपने अकाउंट में, उसकी भाभी के अकाउंट में, जनरल कियानी के भाई कामरान कियानी साहब आशियाना वाले इसमें स्कैंडल में वो अमाउंट्स उस वक्त वो ट्रांसफ़र करवा रहे थे पैसे व करोड़ों रुपए, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को ये ट्रांसपेरेंसी पेपरा रूल याद नहीं है। और जिस तरह की वो बातें आज वहाँ पे आके उसमें कर रहे थे, अमर मुझे एक बात समझ नहीं है जो आपसे मैं चाहूँगा थोड़ी देर में कि आप उसको एक्सप्लेन करें, कि कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, ये दुनिया में सिर्फ 2 ही मुल्क क्यों हैं कि जिनको हम पैसे देते आते हैं, बिडिंग होती है सिर्फ 2 मुल्कों को ठेके मिलते हैं। मेरे लिए एक जब मैं बैठा पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग सुन रहा था, या चाइनीज़ कंपनीज आ रही हैं या उसमें टर्किश आ रही है, टर्किश को तो हम पैसे दे रहे हैं ना, चाइनीज़ हमें लोन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट खुद ठेके लेते हैं सर, अपनी मर्जी के पैसे लगाते हैं, वो बनाते हैं। वो टर्किश कंपनी जो आती हैं उनको हम बाकायदा पैसे सब्सिडी के नाम पे देते हैं कि ये पैसे लें, हमें ये काम कर दें। इंपॉर्टेंट जो आमिर साहब जो बातें थी, वो जो मेरे नज़दीक एक बड़ा एक उसमें स्कैंडल था जो आज उमर अयूब ने ब्रेक किया है, और जिसको मेरा ख्याल है हमें जब और उस वक्त किया है जब पूरी अपोजिशन, मैं समझता हूँ ये कोई फेयर प्ले नहीं है। वो है ना शायर की तरह आप अपनी गज़ल सुना के भाग गए, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी कवाली गा ली, उन्होंने अपनी गज़ल सुना दी, ये शहबाज शरीफ साहब ने जब इनकी बारी लगी या उसकी फैसल वाडा की या उस पर मुराद सईद की, या उन्होंने तो वो पतली गली से निकल गए कि हम सुनने की वो नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। उमर अयूब ने जो बात वहाँ पे आके डिस्क्लोज की, बड़ी अच्छी तकरीर की उमर ने, अगेन ही वॉज वेरी टू द पॉइंट, वेरी एग्रेसिव और वेरी मतलब फेरी अनलाइक हिज कूल टेम्परामेंट। उमर ने ये कहा है, जो मुझे बात समझ है आमिर, कि यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट थे 45, जो उन्होंने सस्ता जो आप बिजली पैदा करने के लिए जो उनके पास मेथड थे, 45 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे। और इन्होंने क्या काम किया सर, ये जो बड़े तजर्बाकार बैठे थे, जो आज बड़े आके खुश हो रहे थे, जिनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं, जिनको कोई पूछ गछ की जाए तो आधे से पूरा मुल्क और उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, रोने शुरू हो जाते हैं कि बड़े लोगों से क्यों पूछ लिया। उमर ने आज यहाँ पे उसने इंकशाफ किया है कि इनका जुल्म देखें आमिर साहब। आई वाज शॉक्ड में से बाय द वे। और फिर हम यहाँ पे कोई आपको पता है कि वो नहीं बांटते किसी की हुब्बुल वतनी की चीज़ें कि हम कौन होते हैं, लेकिन आपको शक पड़ता है कि यार इस मुल्क से किसी को मोहब्बत नहीं है कि 45 रिन्यूएबल इसके प्रोजेक्ट जो थे जिनसे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती, 45 प्रोजेक्ट इन्होंने सेलेक्ट ऑल ये इन्होंने काम किया है। और इन्होंने फरवरी में काम किया था, इससे पहले इन्होंने हमारे शायद खकान अब्बासी साहब जो बड़े इनोसेंट बन के आते हैं, जो 250 रुपये का केक खाते हैं अपने बर्थडे पे, उन मसूफ ने और उनकी टीम ने या नवाज शरीफ की टीम ने 45 ये रिन्यूएबल इसके प्रोजेक्ट्स आपके एनर्जी के सेलेक्ट ऑल करके डिलीट किए, और इन्होंने कतर से इन्होंने गैस मंगवाई है। उन्होंने कहा कि सोलर इवन जो है सोलर वो दुनिया में 5 से 6 रुपये आपको रेट पड़ रहा है, 2.5 रुपये पे चला गया है, 2.5 पे चला गया है। इन्होंने कहा इन्होंने सोलर के इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं लगने दिए, 18 रुपए की लगाते रहे तो बावलपुर में इन्होंने सोलर के नहीं लगने दिए। इन्होंने यहाँ पे LNG के जो हाउस में से बिजली पैदा कर रहे हैं वो महंगी पैदा कर रहे हैं।
रिन्यूएबल के जो आपके प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे ये 45 के करीब, इन्होंने उनको डंप किया, उनको खारिज किया जस्ट इसके लिए कि कतर के साथ ये गैस की डील कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा करके लोगों को ये बताया गया कि कतर से अगर गैस हमने ना मंगवाई तो बिजली के बहुत बड़े यहाँ पे बरहान पैदा हो जाएंगे। और बड़ा तफसील से उसने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन्स को आपने अपडेट करना था, वो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने लाइन लॉसेज अपने इन्होंने कम करने थे, वो नहीं किए। बिजली चोरी रोकनी थी, इन्होंने वो काम नहीं किए। सो ओवरऑल जो आज इनको एक वहाँ सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा बूस्ट तो मिला है, जिसकी हमें रिफ्लेक्शन जो है वहाँ पे आज पार्लियामेंट में नजर आई है। जी आमिर साहब, आप कुछ तज्जिया करना चाहेंगे इस लेक्चर पे? शहबाज शरीफ साहब, पहले तो बात यह है कि एक मुलजिम है इस वक्त, वो नैब की कस्टडी में है, साफ पानी का, शफाफ आशियाना का, 26 कंपनियों के, अब सारे केसेस के वो जवाब दे रहे हैं। तो उनका एक तो वैसे ही अखलाकी तौर पे ना बड़े हुए नीचे हैं, कोई लेक्चर देते हुए, वो जो है ना एक मुलजिम से तकरीर सुनते वक्त वैसे ही बड़ा अजीब लगता है। दूसरा, बारी बारी 4 चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सिंगल बेड की बात की कि सिंगल बेड जो है, बिल्कुल उस पर आते हैं कि सिंगल बेड होनी चाहिए, नहीं है। मगर अपने ज़माने में इनके दोनों LNG के जो प्रोजेक्ट हैं वो सिंगल बेड पे ही हुए हुए हैं। और सेकंड टर्मिनल जो इकबाल ज़ैद अहमद वाला था, उसके अंदर तो वो जो सिंगल बिड भी की गई थी, पहली बिड जो थी वो दूसरे वाले को वो बड़ी डूबियस तरीके से बिठा लिया गया। और पहली जो बिड वाले थे इकबाल ज़ैद अहमद साहब, वो प्री क्वालिफाई भी नहीं करते थे, उनके ऊपर जुर्माने थे, प्री बारगेन थी, वॉलंटरी रिटर्न थे, डिफ़ॉल्टर थे, बड़ा ही कुछ था। सो इनका अपने जो है ना सिंगल बिड पे जो ये अपने प्रोजेक्ट करते रहे ना, उस पर ज़रा दूसरा दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा किया। हम वो स्कैंडल बार बार करते रहे हैं कि जी ये LNG की जगह फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया, बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैंडल है। 20-25 अरब रुपए का नुकसान गवर्नमेंट का हुआ, लोगों को गैस की लोड शेडिंग भी करनी पड़ी, बिल्कुल ठीक है। मगर ये शुरू इनके दौर में हुआ था। ये जनवरी में 2018 में जनवरी में नवाज शरीफ साहब की, इनकी PMLN की अपनी गवर्नमेंट में ये LNG से फर्नेस ऑयल की तरफ ये गए, जान के कार्गोज जो कैंसिल किए थे। ये स्कैंडल इनसे ही शुरू होता है। सो तीसरा, वो बार बार सर्कुलर डेट की भी बात करते रहे कि जी देखे ना सर्कुलेटर कहाँ पे पहुँच गया। शर्म आनी चाहिए इनको। 480 अरब रुपए का वो सर्कुलर डेट के पेमेंट डूबियस तरीके से करने, 1 घंटे में उसकी तफ्तीश अभी चल रही है। और जाते वक्त जब फिर गए हैं, फिर 500-600 छोड़ के गए हुए हैं। सो यही वो सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं। तो पहले थोड़ा सा बताया मेरा ख्याल असद उमर ने, अभी तो 755 पे तो वो चला गया। ओवरऑल लाइबिलिटीज जो है 1400 अरब रुपए पे जा चुकी हैं। 755 के करीब जो है वो सर्कुलर डेट हो चुका है। चौथा, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बार बार वो अभी भी ये बात कर रहे थे। नवाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ साहब खुद, उनके बेटे जो हैं वो सारे कारोबार, हमजा की मैं देख रहा था आजकल वो बड़ी तकरीरें उन्होंने जनरली वो बड़ी वालिद साहब की अपनी नकल करते हैं। अंडों के, मुर्गियों के, दूध का कोई कारोबार नहीं छोड़ा हुआ। तो आपसे ही तो सीखा है पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने, ये पॉलिटिशियंस, वरना जनरली फुल टाइम पॉलिटिशियन होता था। ये जो इस्तिलाह आई है ना कि जनाब अगर आप बिजनेसमैन है तो सियासत में आ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सारा सिलसिला जो है वो इन्हीं का मुतारुफ किया हुआ। इनको देखते हुए पूरे पाकिस्तान के या तो बिजनेसमैन सियासत में आए या सियासतदानों ने बिजनेस करना सूख दिया। तो इनके वो क्रीडेंशियल्स नहीं थे शहबाज शरीफ साहब के कि ये इस तरह की जो धुआंधार तकरीर कर रहे थे। तो उसमें कोई जान नहीं। और आखिर में वो ये है कि अपनी गज़ल सुना के वो फिर वो जी मैं गाली गलौज नहीं सुन सकता, वो सुन के चले गए। पहली तो बात है। मेरा आसिफ जरदारी साहब का भी आपके पास क्लिप है। आसिफ अली जरदारी का शॉर्ट जरा प्ले कीजिए। और सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन के पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो आमिर साहब बॉडी लैंग्वेज तो जरा, ये क्लास साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि वो उनकी आज वो तरंगी नहीं थी। वो कह तो रहे थे बेचारे कि उन्होंने साथ में ये जो देखे ना, कमर ज़मान चौधरी साहब थे जब तक
कोई तकलीफ नहीं थी नैब से, किसी ने नहीं कहा कि जनाब इनको बुलाएं ना ज़रा पार्लियामेंट में, कमेटी बनाएं ना, वो करके एकदम से जो है ना कुछ होना शुरू हो गया है तो वो बुला लिया जाए, पहली बात। दूसरा ना कि मैं बड़े नैब देखे हैं, इन्होंने और किस्म के नैब देखे, अपने वक्फा लेना है, बताएंगे कि अब ये कौन सा नैब है और इनकी जो है ये अब असली नैब बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, कौन कौन से नैब है, उन्हीं से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। असेंबली फ्लोर पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमने बहुत से नैब देखे हुए हैं, और ब्रेक से पहले आमिर साहब ने कहा कि शायद उन्होंने कोई और नैब देखे हुए। तो आज बड़ा वो ना लार्जर देन लाइफ वो तकरीर कर रहे थे ऊपर, मगर उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने गुस्सा करना है कि उन्होंने तरला करना है। दरमियान में हल्का सा जुमला कहना चाहते थे, फिर वो रुक जाते थे, मेरे दोस्त नरम कर जाते थे सारे। तो वो बेचारे, उनका तजब्जुब, उनकी परेशानी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है अपना तो है ही है। बिलावल के हवाले से उन्होंने देखे ना, छोटा सा बच्चा चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया कि देखे ना वो तो छोटा सा था जब, उसका तो कोई इन कंपनियों में है ही नहीं। उन्होंने कहा बेसिकली मैं हूँ। बाकी अपनी उन्होंने तकलीफ भी बताई। देखिए ना 8 जो सिंध की जो शुगर मिल्स हैं उनके वो इस वक्त बंद हैं, तो उससे बेरोज़गारी तो है। वो तफसील बताना भूल गए हैं कि उन 8 जो शुगर मिल्स हैं उनके जो स्टॉक्स चोरी हुए हैं, उनके अकाउंट्स में जो पैसे आए हैं या पैसे गए हैं, वो वाली नहीं है, वो तो परेशानी है। साथ में वो हल्का सा ये इनको धमकी नैब को भी सारी दे ही रहे थे, मगर साथ में वो हल्की सी डिग्स इधर उधर से जो है ना वो फौज की तरफ भी आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा देखे ना JIT ये ISI को उसमें डाल देते हैं अंदर से। तो आपको देखें वो नवाज शरीफ साहब को भी वो थी, उन्होंने पूरी FIA कंट्रोल कर ली थी, नैब कंट्रोल कर ली थी, सारी कुछ थी। आखिर में ये था कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने JIT के अंदर ISI क्यों डाली है। इनको भी आज निकल ही गया उन्होंने भी कि जी इसमें देखें इसमें JIT में ISI क्यों डाली गई है घूम फिर के। तो एक किस्म का वो मैंने कहा ना कहाँ कहीं तरला भी था तो हल्की सी धमकी भी थी, वो पीछे बैकआउट कर जाते थे थोड़ा। मगर हैविंग सेड दैट, ये आज की घूम फिर के गुफ्तगू जो है ना वो मोहम्मद डैन के ऊपर थी। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के क्रीडेंशियल्स नहीं हैं, इनके भी चलें कुछ वो करवा लें। मगर मेरा ख्याल है ये जो ज़िद लगा ली गई है कि जनाब हमने करना है, आज थोड़ी सी मुझे उम्मीद हुई। फैसल वाडा साहब जो है ना वो थोड़ा सा उनका एक काउबॉय स्टाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी उसमें उन्होंने ये फ़ौज को भी अपनी तरफ से बचा रहे थे कि ये कहा कि पता नहीं ये यार्ड स्टिक जो है, पता नहीं आपके पास उनका क्लिप है कि नहीं, कि यार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं फौज का या स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है ना वो बार बार उन्हें दोहराया। फिर उन्होंने डिग जर्नलिस्टों पे भी ली कि जनाब ये देखें अपने मनपसंद तजिए जो है वो करवा रहे हैं, पैसे दिए गए और पैसे दिए गए सहाफियों का अपने फेवरेट लोगों से है। तो वो एक ना समटाइम्स बोले ना चाइना शॉप हो जाती है, उनको नहीं पता चलता कि वो किससे लड़ रहे हैं, अपोजिशन लड़ रहे हैं, हमारे से लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, समझ नहीं आता। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं PTI गवर्नमेंट में थोड़ी सी ना रैशनैलिटी प्रिवेल कर रही है, क्योंकि उन्होंने खबर एक दी उसके अंदर कि हमने जो आखिरी बिड 309 की आई है उस पर से $7-8 बिलियन हमने 7 बिलियन रुपए वो हमने कम करवा लिए हैं और अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, अभी ये नहीं है। सो इसका मतलब अभी जाहिर है उसकी इनॉग्रेशन भी पोस्टपोन हो गई है। तो कहीं ना कहीं, और ये आज कहीं खबरें भी छपी हुई थी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आ रहा है कि जनाब देख लेंगे जो इतराज़ात आ रहे हैं इसके ऊपर अगर बेहतर है। क्योंकि एक रिकमेंडेशन लोग दे रहे हैं कि जनाब जब ये सिंगल, ऑफ कोर्स सिंगल जो है बिड के ऊपर होता है, मगर अच्छी प्रैक्टिस होती है कि सबकी तसल्ली कर ली जाए, और अगर 1-2 महीने लगते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे मौक़ों पे 2 चीज़ें की जाती हैं। एक ये है कि जो सेकंड बिड थी उसका आप ये खोल लेते हैं, आप बता देते हैं कि जनाब इसका और उसका जो फ़र्क कितना था, लोगों के जहन में अगर है कि शायद वो बहुत सस्ती पड़ रही थी तो वो एक फ़र्क। दूसरा, उनके ऊपर जो उनको फारिग किया गया टेक्निकल एतराज़ात क्या थे, अगर ये ओपन कर लिए जाएं तो कोई हर्ज नहीं है कि इन चीज़ों को देख लिया जाए। तो सिंगल बिड पे कानून अगर इजाज़त भी देता है तो अगर आपका कोई बेहतर पार्टी अभी भी आती हो और इससे सस्ता होता हो और जो सवाल आते हैं उनके जवाब दिए जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। ज़िद की बात नहीं कि आप ज़िद लगा लें कि जनाब हमने करना है जो है ये थोड़ी सी, और मुझे लगता है कि वहाँ कोई थोड़ी सी बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है। और द फैक्ट इट इज़ बीइंग स्टिल कंसिडर्ड, और उन्होंने कहा कि अभी ये हुआ नहीं है
तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर इससे ऊपर और डिबेट करवा ली जाए। अमर साहब, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूंके मारता है। आपकी मुझे अच्छी बात लगती है कि आप उस पे उसके सिनिसिज्म के उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे मैं एज ए रिपोर्टर पहुँच चुका हूँ। मैं आपकी सारी गुफ्तगू समझते हुए, वो जैसे इस मुल्क में ना 2-4 बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, ये जो आज वाटा साहब ने वो तकरीर की ना, आप उससे मुतासर हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल मुतासर नहीं है, मैं तो थोड़ा सा काउबॉय वो है, उनको तो वो मैं उनको तो इज अ काउबॉय। मैं हैरान होता हूँ जिस तरीके की वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। इट्स नॉट, ये थोड़ा सा जज्बात को काबू में। उमर अयूब ने भी पैशन के साथ तकरीर की है, लेकिन लग रहा था ठीक है पैशन रखें, एक्टिंग ना करें। मैं जरा उन पे आता हूँ, वाटा साहब पे जो फरमाया आज, यहाँ पाकिस्तान में 3-4 बड़ी बिग फैमिलीज हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, एक वहाँ से यूएसए से अभी मैं बुक ले आऊँ, बिग 5 फैमिलीज, माफिया फैमिली, शिकागो की, न्यूयॉर्क की। पाकिस्तान की भी ना 5 यहाँ बड़ी बिग फैमिलीज हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को वो कंट्रोल करते हैं। कोई ईंट उठाएंगे ना नीचे से, उनका नाम ज़रूर निकलेगा स्कैंडल में। उसमें दाऊद या आपकी दाऊद फैमिलीज जो है ना, ये उसमें शामिल है, जो भी उठाएंगे। ये रज़ाक दाऊद साहब ने जो आज उन्हें खबर देने की कोशिश की ना, ये वो ड्रामा है जो पाकिस्तान में हर दफ़ा यहाँ पे आके किया जाता है। क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ और पिछले 20 साल से मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी देखी है, क्वेश्चन आवर देखी हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ देखी हैं, हमने कैबिनेट और आके ECC के बहुत सारी चीज़ें हमने क्लासीफाइड भी देखी हैं। ये वारदात बड़ी पुरानी करते हैं रज़ाक दाऊद साहब। एक तो बात ये है कि जनरल मुशर्रफ को इन्होंने एम्बेरस किया था, रज़ाक दाऊद ने, उनके दौर में इन पर स्कैंडल आए थे और पूरा बैगेज जनरल मुशर्रफ साहब अपने कंधों पे लेके फिरते रहे। आज भी उनके या उन्हीं को ब्लेम कर रहे थे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ ने फिर इनको ये कहा कि जनरल मुशर्रफ दौर में रज़ाक दाऊद का नाम आता था। उस वक्त इन्होंने एक लिया था यहाँ मंगला डैम या रेजिंग का प्रोजेक्ट, उसकी स्टोरी मैं कल पूरी लेके आऊँगा। उसमें क्या क्या इन्होंने आके खेल खेले थे तमाम ने मिल के। ये करते क्या हैं सारे, ये बड़े समझदार हो चुके। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, हमारा वजीर और प्राइवेट पार्टी, ये आज जो उन्होंने यहाँ क्रेडिट लिया, यही क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब भी लेते थे। वो देखे जी 400 बिलियन का प्रोजेक्ट था, हमने निगोशिएट किया और हमने 40 अरब रुपये बचा लिए। वारदात क्या है, पहले पैसे बढ़ा लो, उसके बाद 8-10 अरब रुपए को काम करा को लोगों को बताओ हमने पैसा बचा लिया। तो फिर आपको उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई थी, PC1 बनाया था। दूसरा क्या करते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट कितने से शुरू हुआ था आपको याद है? ये 25 अरब रुपए से शुरू हुआ था, 125 अरब रुपए पे क्लोज हुआ है सर। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते रह गए। ऐसे मंगला डैम रेजिंग का मैं कल एग्जैक्ट फिगर लेके आऊंगा कि ये कहां से, ये आपके 30 आपके 40 अरब से शुरू हुआ, 100 यहाँ पे मेरा ख्याल 11 अरब पे क्लोज हुआ, बाकी पैसे भी लेते रहे। ये करते क्या हैं, उस वक्त वक्ती तौर पर ये काम कर लेता। अब्दुल रज़ाक दाऊद इस वक्त काम कर लेगा, ये साथ नहीं, ये आपको 14 अरब पे काम करेगा। ये डस्कान आपकी कंपनी साथ में मिला लेते चाइनीज, उस वक्त भी इसके साथ चाइनीज थे। ये डस्कान कंपनी ने जब मंगला डैम में आकर रेजिंग को किया था, वक्ती तौर पर ये पैसे कर लेंगे निगोशिएशन में। ये काम जो फैसल वाटा साहब के जरिए यहाँ पे तकरीरें करवाएंगे, नारे मारेंगे, आके पूरी कौम उछलेगी कि पैसे काम कर। फिर क्या होगा, डिलेइंग टैक्टिक्स, एस्केलेशन कास्ट। एस्केलेशन कास्ट में आमिर हमने बिलियंस हमने दिए एक प्रोजेक्ट में। इस्लामाबाद की में ये नीलम जेलम के साथ क्या हुआ, सबसे बड़ा क्लासिक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये कंपनी जो है, नीलम जेलम में भी यही कंपनी थी और वो बार बार करते रहते हैं। नेस्पाक, इनको तरीका आ गया है जो है, नेस्पाक नंदीपुर की इवैल्यूएशन उन्होंने की थी। अल्लाह आपका भला करे, आपने नंदीपुर याद दिला दिया, नंदीपुर की थी। उसके बाद एस ने ये साफ पारी की थी। आमिर मैं आपको ये बताऊं, कंपनियां कोई इस तरह नहीं है कि इन्होंने अगर वैल्यूएशन कर दी है तो कोई गॉस्पल है। उस दिन जनरल मुजम्मिल साहब वाडा के जो चेयरमैन हैं, वो खुद मान रहे थे मालिक के शो में कि यार कैसे भी इनकी कैपेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, जैसी कैसी भी हैं, करना पड़ता है। भाई नहीं, हम 309 अरब रुपया खर्च रहे हैं। वी हैव टू बी डबली श्योर कि इट इज गोइंग इन द राइट वे, इन द राइट वे। आपने अभी नंदीपुर की बात की ना, इस कौम को मैं याद दिलाता हूं, गजनी है ना सारे हम, और आज ये फैसल वाटा साहब हमें फिर गजनी के तौर पर साबित कर रहे थे। मैंने 7 अरब रुपए काम करा लिए। शहबाज शरीफ साहब आपको याद है, 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था सर। ये पीपल्स पार्टी 22 अरब रुपए पे छोड़ के गई थी। उसको शहबाज शरीफ साहब है, ये वहाँ पे फ्लाइट लेके चाइना गए, अभी इनको महीना नहीं हुआ था, इन्होंने 22 अरब रुपए की बजाय एस्केलेशन कास्ट जाके 57 बिलियन रुपीस पे साइन की। उस वक्त मेपको के ये चीफ थे यहाँ पे, उन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये प्रोजेक्ट मैंने कंसीव किया था, इसमें एस्केलेशन मिला मिलू के भी ये आपका 37 बिलियन से ज्यादा नहीं बनता। इन्होंने चाइनीज को 57 बिलियन रुपीस दिए थे एस्केलेशन। अब वो प्रोजेक्ट 100 अरब से ज्यादा का बन चुका है। सो ये जो आज हमें ये फैसल वाटा साहब बड़े वहां पे उछल के बता रहे थे, मैंने 7 अरब काम कराया है हजूर, ये 40 अरब रुपया भी काम कर देंगे और बाद में आपसे 140 अरब रुपया एस्केलेशन कास्ट का लेते रहेंगे। डिले होगी, आज बारिश आ गई, आज मजदूर नहीं आया, आज हमें रोटी नहीं मिली, आज
आज आसमान पे चांद नहीं चमका, लिहाजा आज काम नहीं हो सका, हमें पैसे दें। हम किसी दिन एस्केलेशन कास्ट के पैसे यहाँ पे कर लेना। इन लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के, ये चाइनीज कंपनीज हूँ, ये फॉरेन कंपनीज हूँ, इन्होंने इतना पैसा बनाया है एस्केलेशन कास्ट का, ये डिलेइंग का। ये मैंने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट आपको बड़े बताए हैं। नीलम जैलम का मैं बता रहा हूँ, आज आपका जाकर 450 अरब बल्कि 500 रुपये पे क्लोज हो रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मैंने आपको मिसाल दी है, आपको मैंने नंदीपुर की मिसाल दी है। 3 बड़े, ये चौथा प्रोजेक्ट ये शुरू करने दें। आज मैं ये कह रहा हूँ, और इसका क्लिप मैं रख लूँगा ज़रा सेव करके, मैं सलमान को कहूँगा रख ले। साल बाद इसकी कास्ट यही चाइनीज़ कंपनी, यही डेस्कान आपको कहेंगे 350 अरब होगी है, और ये बढ़ती जाएगी। लास्टली जो आज शहबाज शरीफ साहब ने, आज जो इमरान खान साहब ने एक बैगेज ले लिया है अब्दुल रज़ाक दाऊद का, एक बैगेज वो छोड़ के गए थे उसका हुसैन दाऊद साहब का। एक वहाँ दाऊद जो है, हुसैन दाऊद वो शरीफों के साथ फिट थे, उनको LNG टर्मिनल मिल गया। दूसरा रज़ाक दाऊद इमरान खान के साथ फिट हो गया। ये रज़ाक दाऊद साहब इनके साथ भी फिट थे। मैं आपको खबर देता रहता हूँ कि जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं इनकी रिकमेंडेशंस पे लिए गए थे, सो वो फिट हर एक के साथ रहते हैं। लिहाजा जो आज वाडवा साहब ने बड़ी यहाँ पे वो उन्होंने फुर्तियाँ दिखाई हैं ना, हजूर ये फुर्तियाँ हम पहले भी देख चुके हैं। उनके क्लास साहब, इनके अच्छे लोग भी हैं। ऑफ कोर्स PTI में बड़े सोबर लोग हैं। फॉर एग्जांपल आपने उमर अयूब की बात करते हैं, सुलझे तरीके से करते हैं। असद उमर जो है बात करते हैं, सुलझे तरीके से करते हैं। काफ़ी लोग हैं इस तरह इनके, मगर इनके जो कुछ लोग हैं ना, ये जो काउबॉयज जो इन्होंने रखे हुए हैं, वो सुबह घर से सोच के निकलते हैं कि आज 4 लड़ाइयाँ करनी है। वो अगर अपोजिशन नहीं मिलेगी, कोई पीपल्स पार्टी नहीं मिलेगी, वो आपको और मुझे कोई साफियों से लड़ पड़ेंगे। साफी नहीं मिलेगा तो वो किसी पुलिस वाले से लड़ पड़ेंगे। मुकाबला है फयाज चौहान में, बाडा साहब में, हमारे दोस्त फवाद चौधरी भी लड़ते फिरते हैं सारा दिन। आप इनमें से आपको रैंकिंग करनी पड़े 1 2 3 किसको 1 2 3 नहीं, फयाज चौहान बीट्स देम ऑल। नहीं वो नहीं है, फिर भी जो है कम से कम ये अंग्रेजी में गाली देते हैं, फ़र्क ये है वो बेचारा ज़रा उर्दू मीडियम में देता है, इसलिए ज़्यादा क्रूड लगता है। और दूसरा आपने अभी बात की ना ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, मुझे डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम याद आ गए कि इसी शहबाज शरीफ ने, इनके बच्चों ने दूध दही और अंडे की दुकानें खोलनी थी, मुर्गी की, अनहार दूध खोलना था चिन्योट से। वहाँ पे लाहौर में सबसे आके सस्ता मिल रहा था, 50 kg पे आके 50 रुपये मिलता था। इन्होंने इसी शहबाज शरीफ साहब ने, दोस्तियाँ थी, तल्लुकात थे पुराने, इन्होंने डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ पे इन्होंने मुकदमे करवाए, पर्चे करवाए, पूरी हला की टीम को इन्होंने गिरफ्तार करवाया एंटी करप्शन के हाथों। और डॉक्टर साहब आखिरी उम्र में जब उनकी डेथ हुई है 74 ईयर एज में, उस वक्त भी वो जमानत पे थे और शहबाज शरीफ के जुल्म सितम को फेस कर रहे थे। रीज़न कि हमने हला दूध बंद करवाने और मेरे बच्चों ने दूध दही अंडे की और यहाँ पे दही की दुकानें खोलनी है। वो आज हमें बता रहे थे कि जनाब के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। और जाती वो अपने अंडे और मुर्गी का कारोबार करें तो ठीक है, इमरान खान अगर गवर्नमेंट के लिए करना चाहे तो वो मजाक बन गया। अंडे मुर्गी देखे ना जी, ये क्या बात है, अंडे मुर्गी भी कोई चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी ने अपनी सिफारिशात पेश की हैं, इन्हीं सिफारिशात पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील खारिज हो गई। क्रासर साहब, कोर्ट को तो मरियम नवाज ने ट्वीट में कोई खास थैंक यू नहीं बोला, बस अल्लाह से उम्मीद लगाई है कि यकीनन जो सच और हक है वो सब के सामने आएगा। अभी इसका पूरा तफसीली फैसला आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे कि किन बुनियादों पे क्या उस पर इशूज़ थे जिन पे उनको रिलीफ दिया गया है। सो वो क्या कहते हैं, उस वक्त तक हम कोई उस पर स्वीपिंग बात नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि फ़ैसला आ गया है सो लिहाजा एक फेयर कमेंट तो किया जा सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग तो नहीं होंगी। अब कोर्ट्स ये लाख हमें समझाती रहे ना, वो ठीक होंगे, मैं ये नहीं कहता उनका गलत उनका होगा कि एक फेयर ट्रायल का सबको हक है। पाकिस्तानी अवाम ये लफ्ज़ सुन के ना मेरा ख्याल बोर भी हो चुकी है, बड़ी हद तक थक भी चुकी है। वो लोगों में एक आज हमने उसका रिफ्लेक्शन देखा है पार्लियामेंट में कि यकदम आसिफ अली जरदारी साहब और उन्होंने कर लो मेरा जो कुछ करना है। ये वही था ना कि आप मेरे ऊपर JIT बना लें, मेरे पे आप अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं। आज उनका मैसेज बड़ा क्लियर था, लाउड एंड क्लियर ये मैसेज था कि हाँ मैंने किया जो करना है कर लो। इसके बाद नवाज शरीफ साहब इतनी बड़ी JIT मिली, बनी चीज़ें निकली, उनको भी वहाँ पे आके उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गए। आम आदमी को मेरा ख्याल है आज वाले उसके बाद मैं आगे फिर कहता हूँ कि हमें उन पे ऑनरेबल जजेस हैं सारे, वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। और इसमें बड़े मतलब बाकी जजेस साहबान की उसके साथ वहाँ आसिफ सईद खोसा साहब बैठे थे, गुलजार साहब बैठे थे, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहली जो इनकी जजमेंट आई थी उसमें इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। अगरचे रीजनिंग इसकी उनकी डिफरेंट थी, कोई जमानत वाली और रीजनिंग हो सकती हैं, ये डिस्क्वालीफाई करने वाली और हैं। अब नवाज शरीफ कैंप इसको कैसे इसको ट्विस्टिंग देगा कि हम क्लियर हो गए, हम बच गए हैं,
और हमारे खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं हुई। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका होगा। सो इदारों का एक इमेज आता है लोगों में, ये भी मेरा ख्याल है एक यहाँ पे आ रहा है, हमें भी मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद बड़े आदमी की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे पाकिस्तान जैसे, जो मैं कहते रहता हूँ, हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आसिफ अली जरदारी जैसे बड़े ये बंदे को आके उसको अकाउंटेबल कर सकें, नवाज शरीफ को किया जा सके, या यहाँ पे बाकी शहबाज शरीफ साहब के बाश अल्लाह तआला देखें, इतने बड़े केसेस में इतना बड़ा मुलजिम जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी बन गया है, अपोजिशन लीडर भी बन गया। ये जमहूरियत का इससे बड़ा मजाक और घिनौना मजाक नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। उसके बाद इनको रिलीफ मिलना, जमानतें कंफर्म होना, ये मेरे ख्याल में बड़ी ये छोटी बातें रह जाती हैं। जब इस मुल्क का जो सबसे बड़े मेजर क्राइम्स में जिसके खिलाफ ट्रायल हो रहे हैं वो अपोजिशन लीडर लग सकता है, वो या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लग सकता है, और इमरान खान उसको लगाता है कि मैं नहीं लगाता तो सिस्टम नहीं चलता। ये जमहूरियत चल रही है हमारी, अल्लाह के फजल, दुनिया भर में कोई इस तरह का कोई नहीं होगा। अभी आप ठहरे हैं, ये तो जमहूरियत का ट्रेलर एक वहां पे पंजाब असेंबली में आना है, जब हमजा शहबाज जो हैं उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगना है पंजाब में, ये वो जमहूरियत है। उसके बाद अदालतों से कोई शिकायत की मेरा ख्याल है ना किसी को ज़रूरत है, ना करनी चाहिए। पार्लियामेंट थी जो जमहूरियत को मजबूत बना सकती थी, पार्लियामेंट थी जो नई रिवायात दे सकती थी। पार्लियामेंट ने कहा है कि जब तक करप्ट बंदा हमारे ऊपर हेड नहीं बैठेगा, हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा। आज जरदारी साहब ने एनआरओ की आज उन्होंने पेशकश नहीं कर दी, वहाँ के छोड़े, नैब को बुलाएं यहाँ पे कि हम लोग जो हैं, लॉ कमेटी डिसाइड करेगी, करनी चाहिए उसको कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तारी से पहले पार्लियामेंट की वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। ये चोजन पीपल हैं, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है आज उन्हें तजवीज़ दिया कि आप चोजन पीपल हैं। साथ ये भी कहा इमरान खान को अगर तुमने ये शर्त ना मानी तो फिर अगली दफा तुमने भी नैब में जाना है। लिहाजा आप लोग एक तरह के चोजन है। 22 करोड़ के लिए लॉ एक और होगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब और उनके जो एमएनएज हैं उनके लिए लॉ डिफरेंट होगा। लॉजिक की सबसे मज़ेदार बात ये थी क्लास साहब कि नॉर्मली होता है कि आम आदमी के लिए थोड़ा लॉ होता है कि बेंचमार्क छोटा होता है, पब्लिक ऑफिस के लिए ज्यादा होता है क्योंकि वो चोजन लोग होते हैं, उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया होता है फॉर पब्लिक ऑफिस। वो आपसे और मेरे से बहुत बेहतर इखलाकी तौर पे इंसान होने चाहिए, इसलिए उन पे हमारे मुकाबले में थोड़ा सा भी इल्ज़ाम आ जाए तो वो उनको उसका जवाब दे देना पड़ता है। ये उल्टा कह रहे हैं क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, तो आप हमें गिरफ्तारी करने से भी पहले पूछें। स्पीकर से पूछा आपने? पहले स्पीकर से ही ऑफ कोर्स ये पूछा, पहले ये रखी हुई है कि जनाब नैब इन्फॉर्म जरूर करेगी या पुलिस इन्फॉर्म करेगी स्पीकर को। अब वो कह रहे हैं कि लॉ की कमेटियों से पूछा करें, पहले वो जज करेंगे प्री के आपके इल्जाम आते हैं ठीक है नहीं है तो फलाना नहीं है, तो बंद कर दें। फिर ये नैब भी बंद करें, एफआईए भी बंद करें। उन्हें कहें जी आम आदमी को, गरीब आदमी मजदूर मिले उसको मार मार के, उसको बगैर किसी ट्रायल के ना उसको अंदर कर दे, और जो ही कोई इलेक्टेड आदमी आए उसके वो 4 कत्ल भी करे, उसको सलूट भी करें और उसको ना प्रोटोकॉल के साथ जो है ना जाके असेंबली हाउस के अंदर छोड़ के आएंगे सर आप तो क्योंकि इलेक्टेड चोजन लोग हैं। पहली बात। दूसरी मेरा ख्याल है इसकी जो पॉलिटिकल साहब असल था देखने वाली चीज़ इस मुकदमे के अंदर कि अगर आज ये फैसला जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दी तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होना था, बॉम्ब शेल जो नून लीग पे गिरना था वो ये था कि मरियम बीबी जो हैं वो जेल में जा सकती थी। तो आज उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो जेल में हैं, मरियम बीबी का जो था जाना से उससे बहुत ज़्यादा नफसियाती, सियासी और ज़ाती लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना था पहली बात की। मगर प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ, तलवारें अभी बहुत ज़्यादा लटक रही हैं। नवाज शरीफ साहब पे भी बहुत ज़्यादा तलवारें हैं क्योंकि अभी इसकी मेन फैसला आना है तो उसकी जो है अपील 20 के एवन फील्ड की आनी है, फिर फ्लैगशिप की और अल अज़ीज़िया की भी जो है अगली स्टेज पे, एक पे तो गिरफ्तारी है और अगली स्टेजेस पे जाना है, फिर फ्लैगशिप की नैब ने दोबारा अपील करनी है। सो 10-15 साल तो ये केसेस बड़े आराम से चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब के भी ये केसेस चल रहे हैं तो ये इतनी जल्दी जान इनकी नहीं छूटेगी। हाँ, लीगली जो इंटरेस्ट था वो ये था कि 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंदर, केस के अंदर आज कि अदालत ने क्योंकि ऑब्जर्वेशन इस तरह की दी थी तो ये देखना ये था और ये देखना है कि ये जो एक नई एक रवायत बनी है कि 10 साल से जो ज़्यादा मुकदमे होते हैं तो मेन मुकदमा छोड़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत का पहला ले लिया तो वर्चुअली मेरिट पे पिछला ही मुकदमा किया
तो अदालत सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पहले आई हुई थी कि हमें नहीं समझ आ रही कि आपने ज़मानत का केस के अंदर ही पूरा मुकदमे का फैसला कर लिया, तो मुकदमे का फैसला ही कर देते, जो है वर्चुअली कर दिया था। तो ये इस पे ये जूरिस्प्रूडेंस का, लीगल प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन था। दूसरा ये है कि बेंचमार्क जो है क्योंकि 10 साल नैब के अंदर जो होता है वो बहरहाल मज़ीद लोअर हुआ है, तो इस पे जो है वो तब जो फैसला तो आ गया है, मगर डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें देखेंगे कि आया वो इसके जूरिस्प्रूडेंस साइड ऑफ इट को टच करेंगे बस, या कहेंगे जनाब इसी केस के अंदर बस जो होना था हो गया और इनके अंदर स्पेशल केसेस थे, स्पेशल लॉ था, तो इसलिए क्लियर कर दिया। क्लास्टर साहब, आज पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी ने पुलिस रिफॉर्म की लंबी बात है, वो आज दूसरी वाली स्टोरी पहले कर लें, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की आज एक बड़ी आज इस पे तफसीलन कल कर लेते हैं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने उसको लीड किया। इसके अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त फार रीचिंग रिकमेंडेशंस आई हैं। तारिक खोसा साहब की इसके अंदर शमूलियत थी, और बिशगरी साहब भी थे, सडल साहब भी थे, काफ़ी लोग थे, मगर तारिक खोसा साहब की चीफ जस्टिस साहब ने तारीफ़ भी की, और जायज़ हम भी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि बड़े दबंग आदमी हैं, और इसमें बड़े ही अच्छे उन्होंने पुलिस के रिफॉर्म्स सुजेस्ट किए हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ना उनका अपना एक ओम्बड्समैन होना चाहिए शिकायत के इजाले के लिए, सूबाई जस्टिस कमेटियाँ बनानी चाहिए, तफ्तीश बेहतर होनी चाहिए, शहरों की पुलिस अलहदा कर देनी चाहिए, बला बला। इसके अंदर तफसीलन बात करेंगे, मगर आज जो सिंपली बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो ये है कि रिकमेंडेशंस बहुत अच्छी हैं, असल बात है इसको इम्प्लीमेंट करना, पॉलिटिकल विल का होना, और उसके पीछे ये जुडिशरी की बैकिंग का भी होना। मगर इसकी तफसील जो है ना मेरा ख्याल बाकी हम कल करेंगे। आपके पास एक और स्टोरी भी है, बस मुझे नहीं और स्टोरी नहीं करनी मैंने, जरा इसी पे जरा थोड़ा सा सिफारिशात भी होती हैं, और अगर जैसे कि आमिर साहब बात करें कि इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, फिर सिफारिशात बार बार क्यों सामने आती हैं, क्यों इसमें तब्दीली? बड़ा अहम सवाल है आपका, मेरा ख्याल है आमिर साहब को इसको टच करना चाहिए, हम कल इसको करेंगे। इसको बड़ी तफसील में बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन अभी है, टाइम थोड़ा सा है, मुझे इस पे बात करते हैं। इस पे मैं ये नाम पढ़ रहा हूँ, तकरीबन को 10-12 हैं, ये बड़े सीनियर अफसरान थे जिनको कहा गया था कि आप ये रिकमेंडेशन दें। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर 3 पीपल एट लीस्ट जो इस लिस्ट में, बाकियों के खिलाफ भी मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन जिनकी बंदा ज़ाती तौर पर जिनको इसमें तारिक खोसा साहब का बहुत एहतराम है, इसमें इवन तारिक परवेज़ साहब हैं, वो बड़ा नाम है, इसके बाद ये डॉक्टर शुएब सडल साहब हैं, ये बड़ा नाम है। इन लोगों ने अगर मतलब फॉर्मेशन की है तो इट मीन्स कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन बड़ी स्ट्रांग है। अफजल शिकरी साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए था जब आपने यहाँ पे ये आप इस पे थे, मेरा NRB था उस वक्त जिसको ये थे, उसमें नकवी साहब हेड करते थे NRB, बाद में दानियाल अजीज साहब, इन्हें बताएं आपने उस वक्त पुलिस ऑर्डर बनाया था, उसका क्या बना, उसका क्या बना जनाब? जरा इनसे माजी भी पूछ लिया जाता कि आप जो ये रिकमेंडेशन आपने हेड किया इस कमेटी को में है कि उसको रिविजिट किया। सर सुने, इन्होंने ड्रामे जो किए हैं ना सारे के सारे मादरत के साथ, ये जितने नाम है सारे ये IG लेवल के हैं। इनसे पूछा जाए कि पुलिस आज तबाह बर्बाद हुई है, आप IG थे सारे के सारे सूबों में, आप लोगों में से कितने लोगों ने रजिस्ट किया कि हम पुलिस को पोलिटिसाइज नहीं होने देंगे? हम चीफ मिनिस्टर के कहने पे, हम या मिनिस्टर के कहने पे, हम प्राइम मिनिस्टर के कहने, MNA MPs पे कहने पे, थानों में उनकी मर्जी के SHOs, उनकी मर्जी के DPOs हम नहीं लगने देंगे, ना वो आगे उनके सिफारिशी लगाएंगे। अच्छा, इनके पति जवाब क्या देते हैं? हम रजिस्ट करते तो ट्रांसफर कर देते, तो होने देते सर। आपके बाद कोई और पुलिस वाला आता, वो कहता मैं भी नहीं करता। 3 पुलिस वाले 4 वाले अगर रिफ्यूज करते तो ये यहाँ पे आपको पुलिस को आके यहाँ पोलिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। जब आपका दौर था, जब टाइम था, आपको खड़े होना चाहिए था, रुकना चाहिए था, रजिस्ट करना चाहिए था कि अगेन बीइंग द बॉस ऑफ या पुलिस इंस्टीट्यूशन, मैं अपनी पुलिस को पॉलिटिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। इन लोगों ने स्पेस दी सर, इन्होंने पॉलिटिशियन के मुंह को लहू लगाया, इन्होंने MPs के मुंह को लगाया, उनको कहा कि बताएं किस किस की पोस्टिंग। अभी अमजद सलीमी साहब से पूछें, ये जो IG साहब जो इसका हिस्सा है, आमिर जुल्फकार साहब से पूछ लें कि आप ये बताएं। अभी हमने देखा है कि वहाँ पे आजम सवाती के मसले पे इन्होंने वहाँ पे जान मोहम्मद को उठा के भेजा, कहीं से आवाज़ आई इन पुलिस अफसरान की आपके सामने, ताहिर को वहाँ से हटाया गया, इसके बाद नासिर दुरानी जैसा बंदा जो है वो क्विट करके चला गया, कहीं से आवाज़ उठी। ये सियासतदान आप, ये छोटी सी बनी है ना सर, इससे भी 10 वॉल्यूम लेके है ना, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आपको रिफॉर्म नहीं करने देगा। इनको ब्रूटल, रुथलेस, एक जालिम पुलिस इनको चाहिए। ये सिस्टम के जरिए हाईजैक करते हैं, ये थाने कंट्रोल करते हैं, ये पूरा जिला कंट्रोल करते हैं, इन्हीं के जरिए, पुलिस के जरिए। और पुलिस किसी के अंडर नहीं आना चाहती। ये शिकरी साहब ने यहाँ पे पुलिस ऑर्डर बनवाया था सर NRB का, इनसे सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सीलेंसी। आप हमें बताएं वो नेशनल सेफ्टी कमीशन किधर गए?
आपने बनाने थे, ये कंप्लेंट सेल आपने बनाने थे, किधर गए? आपने ये मुसालियती कमेटी बनवानी थी एनआरबी के ऑर्डर के तहत, वो किधर गए हैं? ठीक है। आपने अपने दौर में सारे वही काम करने के बाद आपने पॉलिटिशियन अपने मास्टर्स को खुश किया, अपने बॉसेस को खुश किया। नो यू हैव कम अप विद दिस रिपोर्ट। उसमें इंटेंशन बड़ी अच्छी है, मैं फिर कहता हूँ, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने तफसील से बात करी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। उसमें चीफ जस्टिस साहब की बड़ी अच्छी इंटेंशन थी कि पुलिस को ठीक करें। हम आसिफ सईद खोसा साहब से तवक्को करते हैं, फॉलो करेंगे। लेकिन सर आप में से मोस्टली लोग जो है ना इसी के जिम्मेदार हैं। पुलिस जो बर्बाद हुई है ना, आप लोग टॉप पे बैठे थे, आप लोगों ने इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जिम्मेदार है कि पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो हमें कहीं होती दिखाई नहीं देती। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।